अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान की तरफ से पीस इनिशिएटिव लिया गया। जज्बा खैर सगाली के तौर पे जो भारतीय पायलट था उसको कल रिहा किया। ये फैसला इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस सुनाया था कि भारतीय पायलट को रिहा किया जाएगा। कल उस भारतीय पायलट को रिहा किया गया और शायद उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद कोई मुस्बत जवाब आएगा भारत की जानिब से, लेकिन जैसे पहले भारत के जहाज ने एलओसी क्रॉस की थी और पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज गिरा दिए थे, इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला भारत की तरफ से जारी है और आज पाकिस्तान के 2 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के 2 सिविलियन जो एलओसी पर फायरिंग हुई है उसमें शहीद हुए हैं। तो भारत जो है पाकिस्तान के पीस इनिशिएटिव का जो जज्बा खैर सगाली है उसका जवाब मुस्बत तरीके से नहीं दे रहा। भारतीय मीडिया जिसके सर पे जंगी जुनून सवार है वो कह रहा है कि भारत की जीत हुई है। अगर अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा किया है तो वो प्रेशर में आके किया है, वो पाकिस्तान की कमजोरी है। लेकिन ये भारत का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है, भारत के मीडिया के एक सेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर हो सकता है, लेकिन सेम वॉइसेस भारत में भी हैं जो अप्रिशिएट कर रही हैं पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान के इस इकदाम को। और इसी तरीके से जो आलमी मीडिया है वो पाकिस्तान के मौकिफ को अप्रिशिएट कर रहा है, वो पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम कर रहा है और भारत के मौकिफ को रिजेक्ट कर रहा है। आज अगर आप दुनिया में तमाम बड़े अखबारात उठाकर देखें तो वहां पर पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह कहा गया कि भारतीय पायलट की गिरफ्तारी भारत के लिए शर्मिंदगी और पाकिस्तान के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। इसी तरीके से बीबीसी ने यह कहा है कि पाकिस्तान के हमले ने भारत को हैरान कर दिया और नफसियाती जंग में भी भारत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा। तो बीबीसी भी पाकिस्तान के हक में बात कर रहा है। इसी तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी में मोदी की नजरें इलेक्शन पर थी और ये इलेक्शन की बातें सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट नहीं कर रहा, इसी तरीके के बहुत सारे अखबारात और तज्जियाकार भारत में अब खुद ही आवाज उठा रहे हैं कि मोदी ने ये सारा जो जंगी जुनून का सिलसिला शुरू किया ये इलेक्शन के लिए किया, ये सिर्फ वोट के लिए किया। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये एलओसी की जो फायरिंग है ये थमेगी और भारतीय जो मौकिफ है जिसको शिकस्त हुई है आलमी सतह पर, पाकिस्तान इस पर मजीद बिल्टअप कैसे कर सकता है, क्योंकि बहुत कम देखा गया है। यही अखबारात पाकिस्तान के मौकिफ को माजी में तस्लीम नहीं करते थे। जब हम इन पे इल्ज़ाम भी लगाते थे हमारे यहाँ से ये आवाज़ें उठती थी कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ खबरें लिखते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन आज हमें पता है क्योंकि पाकिस्तान हक व सच पे खड़ा है, पाकिस्तान ने जो पीस इनिशिएटिव लिया है दुनिया ने इसको तस्लीम किया है और यही अखबारात जिन पर पाकिस्तान से तनकीद होती थी अब वही आलमी अखबारात पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ भी कर रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मुशर्रफ जैदी साहब तज्जियाकार हैं और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमजद शोएब साहब, पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल अमन का पैगाम गया, भारतीय पायलट को भी हमने रिहा किया, लेकिन इंडिया की जानिब से मुस्बत पैगाम नहीं आ रहा है। एलओसी पे उनकी तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। आपको लगता है खतरा टल गया है या अभी भी मोदी सरकार की तरफ से खतरा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि एक माइंडसेट है जो वहाँ पे क्रिएट किया गया है और उसके पीछे मोदी है। आपको पता मोदी जो है वो मोदी प्रोडक्शन है आरएसएस की और उसका माइंडसेट भी उसी तरह है जो वायलेंस की तरफ उसका रुझान है। आप इससे अंदाज़ा करें कि वो क्या शय है। वो शख्स जो है उसके अंदर किस कदर एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान मवाद मौजूद है। जैसे उसने पूरे भारत में हिंदू वोट के लेने के लिए हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व और फिर उसके बाद एंटी पाकिस्तान बैशिंग कर करके वो एक अब उनके लोगों के कान हर वक्त ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को सज़ा दे दी, पाकिस्तान को ये कर दिया। वो चीज़ है जो उसने अपने मासेस में ख़ास तौर पे हिंदू मासेस में ये उसने फैला दी है। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि मासेस की एक्सपेक्टेशंस हैं। जब उड़ी का वाक़या हुआ तो उस वक्त भी मासेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ किया जाएगा, लिहाजा सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करना पड़ा और अब भी यही सूरत हाल है और लोग आज भी तवक्को कर रहे हैं उससे कि वो कुछ करेगा और मोदी इसी वजह से कोई ना कोई ड्रामा रचा रहा है। मैं एक चीज़ आपको वार्न करूं, जब तक मोदी बैठा है यहाँ पे आप वहाँ से कोई खैर की तवक्को ना रखें, कुछ भी हो सकता है। 1.5 महीना पड़ा अभी उनके इलेक्शन को और इलेक्शन से पहले वो फिर कोई दहशतगर्दी का वाक़या करा के पाकिस्तान पे मलबा डाल के
दोबारा ये कार्रवाइयां कर तो सकता आप ये कह रहे हैं अमजद साहब कि हमारी जो हुकूमत को भी ये पता होगा कि जब वो ये पीस इनिशिएटिव लेने जा रहे थे तो उनको भी कोई खैर की तवक्को नहीं होगी सामने से, उनको पता होगा कि एलओसी पे इसी तरह के मामला चलते रहेंगे। और इस पे मेरा सवाल भी आपसे ये होगा, क्या ये हमें आगे आने वाले दिनों में भी यही हालात नजर आएंगे? और जो खतरा था, जो मिसाइल अटैक का खतरा था या जो जंग का खतरा था बाकायदा, वो टल चुका है या नहीं? वो मेरा ख्याल है टला किसी हद तक। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि दुनिया ने भी उसको समझाया कि देखो ये कहाँ तक जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है और मुख्तलिफ मुल्कों को बताया है कि ये हो नहीं सकता कि मोदी उधर से कुछ करे और हम उसका जवाब ना दें। यहाँ से एक गारंटी है, श्योरिटी है कि जवाब उसका जाएगा और उससे सख्त जाएगा। नतीजा ये कि ये तो फिर उधर से एक्शन, फिर हमारा रिएक्शन, फिर एक्शन रिएक्शन, ये चीज़ चलती रहे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? सो यही वो चीज़ है जिसने कि अक़वाम आलम को थोड़ा हिलाया और वो चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अमन की फ़ज़ा कायम हो। लेकिन मोदी जो है वो अंदर से उबल रहा है, उसके लिए मसला बना हुआ है। इसलिए खदशा ये है कि कुछ दिन गुजर जाएं, को मामला थोड़ा सा दबा नजर आए तो वो फिर कोई शायद हरकत करे। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपको उम्मीद थी कि जब ये अमन का पैगाम हम भेजेंगे, इतना बड़ा इनिशिएटिव हम लेंगे, तो उसके बाद वहां से कुछ ठंडा माहौल नजर आएगा, कुछ वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है? मैं तो शहजाद, मैंने तो कभी एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि उनकी तरफ से जो है कोई मस्बत या पॉजिटिव जवाब आएगा, बल्कि मैंने ये इससे पहले कि हमने ये किया, जैसे ही हमने उसको कैप्चर किया और पता चला कि ये तो डेफिनेटली हमने पकड़ लिया है, तो मैंने कहा इसको आप वापस जो है वो दे दें। तो बड़े दोस्तों ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, उसको रखो। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया को और हिंदुस्तान की आवाम को दिखाना है कि पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद एतमाद जो है मुल्क है। और अगर आप इस मामले को देखें, इसमें पाकिस्तान ने क्या दिखाया है, अगर तुम जारहियत करोगे, अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हमें जवाब देंगे। ऐसा जवाब नहीं देंगे जो उससे ज्यादा होगा। इसका अगर आप अंग्रेजी में देखें, इसको शायद ये हम एक डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश कर रहे हैं डिफेंसिव रिटेलिएशन की, कि पाकिस्तान किसी से जंग नहीं चाहता, लेकिन जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो हम जवाब देना जानते हैं। बहुत आसान था कि हम इसको रख लेते, टॉर्चर करते या मार देते रख के साथ ही, ये मुमकिन था और कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान को। लेकिन हमने उसको, आप देखिए क्या लाजवाब अजीम शान किस्म की ट्रीटमेंट थी। चाय की तो उसने खुद तारीफ की, लेकिन वो देखें किस तरह के कपड़े पहन के वो बिल्कुल जो है सर उठा के गया इज्जत के साथ। और मैं गवर्नमेंट को वहां पे शायद अपनी इलेक्शन की वजह से वो नहीं कर सकते इस पर रिएक्ट, लेकिन वहां की आवाम कर रही है इस पर नहीं। और आप ये देखें कि इस कार्रवाई की वजह से और इस हिकमत अमली की, ये इसमें बहुत दानाई है और ये ठंडे दिमाग से सबको सोचना चाहिए। आप नोट कीजिए कि हिंदुस्तान में एक अजीब जो है कशमकश जो है मच गई है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। जितनी तनकीद नरेंद्र मोदी की पिछले 3 दिन में हुई है, उतनी पिछले 3 साल में मिला के नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज हो गए। लेकिन इस माहौल में हमें यह भी देखना है कि डिप्लोमेटिकली हम कुछ ज्यादा कंसीड ना कर दें कहीं पे। आपको लग रहा है कि हमने कहीं ज्यादा कंसीड किया है, या वो इनके पायलट को रिहा करने वाला मामला हो, या जिस किस्म के पैगाम गए खासतौर पर इमरान खान साहब का डायरेक्टली बराह रास्त को अप्रोच करना हो? देखें, हमेशा डिप्लोमेटिकली जो अपर हैंड होता है वो होता है आपका परसेप्शन औरों में क्या है और औरों से हमारी क्या मुराद है। पाकिस्तान के लिए 3 ऑडियंसेस हैं। एक जो बैरूनी ममालिक की अवाम है, वो इसको हम पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं। वो तो मैंने अभी मेंशन किया कि उसको इस तरह से भेजने में जो फायदा हुआ पाकिस्तान को वो वाज़ेह है। दूसरा, जो रियासती जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्रियाँ हुई, अफवाज हुई और ममालिक की या और ममालिक की लीडरशिप, और तीसरा जो बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं। ये 3 हमारी डिप्लोमेसी की ऑडियंसेस हैं। मैं नहीं समझता कि इसको वापस हैंड ओवर करने से किसी तरह का भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लूज किया है, बल्कि हर लेवल पे हमने गेन किया है। शोएब साहब, हमने देखा है बेशक इंडिया में एक मीडिया का सेक्शन ऐसा है जो कि कहता है कि पाकिस्तान की कमजोरी थी इस पायलट को छोड़ना, पायलट को रिहा करना, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में आज कहा गया कि भारतीय पायलट की गिरफ्तारी भारत के लिए शर्मिंदगी और पाकिस्तान के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसी तरीके से बीबीसी में भी यह कहा गया है, बीबीसी ने लिखा है कि पाकिस्तान के हमले ने भारत को हैरान कर दिया और नफसियाती जो जीत थी वो इसमें पाकिस्तान की रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिखा गया है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी में मोदी की नजरें इलेक्शन पर थी। तो हमारा जो मौकिफ था उसको तस्लीम किया गया है, जो इंडिया का मौकिफ था उसको रिजेक्ट किया है इंटरनेशनल मीडिया ने भी। इंडिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है जो उनका मीडिया खास तौर पे वो सिर्फ इस
वजह से कि उनकी थोड़ी सी टांग ऊपर नजर आए, वो इस डिटाई से, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, वो इस डिटाई से वो झूठ बोलते हैं और इस तरह का बेशर्मी से वो एक पिक्चर पेंटिंग करते हैं जिसका हकीकत से वास्ता नहीं होता। देखिए, बड़ी समझने की बात है, जब शुरू में हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फिर हमने मोहम्मद बिन सलमान को भेजा, फिर हमने यहाँ पे एम्बेसडर्स की ब्रीफिंग की, फिर इमरान खान साहब की तकरीर आई, वो सारा वक्त था जब भारत ये प्रोजेक्ट कर रहा था कि जी पाकिस्तान अमन की भीख मांग रहा है। फिर वो वक्त आया जब आपने उनके हमले ख़त्म किए, उनके जहाज़ गिराए, ये सारा, और फिर भी आपने अमन की बात की। तो एक तसलसल है जो आपने पायलट को वापस करने तक कहा, आपके स्टांस में एक तसलसल है। ये वो सारी चीज़ें मीडिया उनका जानता है, लेकिन वो एक ढिटाई से इस काम पे लगा हुआ है। आज दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान ने, अमजद साहब, कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ नेशनलिज्म है या वो रेटिंग के लिए कर रहे हैं। जो लोग, जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए, कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हुए लोग मोदी को पावर में लेकर आए थे, वही कॉर्पोरेट सेक्टर के पावरफुल लोग वहां का मीडिया चलाते हैं। और ये भी इंडियन खुद अपने आर्टिकल्स लिखते रहे कि जो मीडिया मोदी के खिलाफ जाता है, उसके नैरेटिव के खिलाफ जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर उनके इश्तिहार बंद कर देता है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है बिल्कुल जिनका ये एक ट्राइका बना हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर, मीडिया और मोदी। देखिए, अभी इसमें मजीद मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान को मोदी का झूठ खोलने की इतनी जरूरत है। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि जैसे ही ये कोई टेररिज्म का होता है, उसके थोड़ी वक्त में ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं और दुनिया मान लेती है। ये बड़ा जरूरी है कि जैसे इनका झूठ हमने खोला है, जो उन्होंने बालाकोट पे जाके बॉम्बिंग की, उसका झूठ खोला, अभी इनका पुलवामा का झूठ खोलना चाहिए। हमारे पास डोजियर आ गया है, इसमें जितना जल्दी हो सके एनालिसिस करके दुनिया को बताना चाहिए कि ये क्या चोर लोग हैं और किस तरह ये करके, ये ड्रामा करके तो हमारे ऊपर डालते हैं। इस पर बात करना चाहूंगा मुशर्रफ साहब, क्योंकि ये परसेप्शन जो है इस वक्त जो जा रहा है, जो पाकिस्तान के मौकिफ इंटरनेशनल मीडिया तस्लीम कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त ऐसा देखा नहीं जाता है। और हर वक्त नहीं, ऑलमोस्ट कभी भी नहीं। और हमारे लिए इसमें एक मैसेज भी है कि जब आप दुरुस्त जगह पे खड़े होंगे तो आलमी मीडिया भी आपको सपोर्ट करेगा। आमतौर पे हम कहते हैं कि ये मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, ये साजिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर आप सही जगह खड़े हुए हैं, दुरुस्त हैं आप, तो आपका मौकिफ जो है वो तस्लीम होता है इंटरनेशनल मीडिया में। बड़ा लेसन है हमारे लिए, मैं समझता हूँ बहुत अहम लेसन है। शहजाद, एक और लेसन भी है इसमें, जो हिंदुस्तान की जो ख़ास तौर पे जो मीडिया में हमने देखा है कि वो बिल्कुल एक तरह से एको करते हैं। जो भी हिंदुस्तानी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहता है, मीडिया एग्जैक्टली वही बोलता है। हमारे मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे फ़ख्र करना चाहिए। मुझे इतना फ़ख्र है हमारे मीडिया पे, हम अपने इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो नहीं करते। हम प्यार करते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज से, अपने ब्यूरोक्रेट से, अपने सियासतदानों से। हमारा जो भी लीडर होता है, ज़ाहिर बात है वो हमारा लीडर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी से हो, लेकिन हम तनकीद ज़रूर करते हैं और इतनी सख्त करते हैं कभी कभी कि बुरा भी मान जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम करते रहते हैं। उससे फ़ायदा इस दफ़ा ये हुआ कि क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि हम सिर्फ सच पे जो है, पूरा इस वक्त जो बेसिस है सच पे है, तो इवन जो हमारा क्रिटिकल मीडिया था उसको भी सब कुछ नजर आ रहा था। अब एक लेफ्टिनेंट जनरल ने यह बयान दिया है कि हमें इंफॉर्मेशन आईएसपीआर से मिलती थी, अपने मुल्क से नहीं मिल रही थी, अपने हुकूमत से नहीं मिलती थी, अपने इदारों से नहीं मिलती थी, हम आईएसपीआर से हमें पता चलता था कि असल में हो क्या रहा है। ये उनका स्टेटमेंट है, इंडियन साबिक लेफ्टिनेंट जनरल। और ये दिखाता है कि कितना बड़ा रिस्क है अगर आप ये कोशिश करें कि आपके मुल्क में सिर्फ उन आवाज़ों को तरजीह दी जाए या उन आवाज़ों को सुना जाए जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो है वो बयान करती है। यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? अब ये अगर हमने एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट किया है, हमारा जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जा रहा है, आगे कैसे बढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया को तो कहते हैं कि आपने अपने अंदर देखना है कि कश्मीर से ऐसी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं, क्यों लोग वहां पर अपनी जान देने को तैयार हो गए, लेकिन हमें भी अंदर देखना है क्योंकि इस वक्त भी डिप्लोमेटिकली हमसे सवाल होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया हमसे ये सवाल करता है कि जो लोग, सर मैं एक सवाल अगर मुकम्मल करूं, मैं आता हूं आपकी तरफ, जो लोग इस वक्त टेररिस्ट लिस्ट पर हैं दुनिया भर के, उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? कल भी शाह महमूद कुरैशी से बीबीसी पर यह सवाल बार बार हुआ है, तो हमें भी अंदर देखने की जरूरत है। देखें, ये बड़ी ज्यादती है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो 2008 से 2011 तक भी इसी सवाल का जवाब लोग पूछते रहे और वो नहीं दे सकते। और अभी भी इंटरनेशनल मीडिया पे कोई पाकिस्तानी किसी भी क्रेडिबिलिटी के साथ ये जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए वो इतने हिचकिचाए। और वो जो बीबीसी का क्लिप है जो बहुत एक शर्मिंदगी का सबब है, ये शर्मिंदगी लेकिन शाह महमूद कुरैशी की
जो है शिकस्त नहीं है, ये एक्चुअली हमारा जो एक पुरानी सोच है, और वो सोचते ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को वो काउंटर करना चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। इंडिया गलत चीज़ करता है कश्मीर में, हमने उसको काउंटर करना है, लेकिन उसको हमने देखा कि बेहतरीन काउंटर उसका कश्मीरी खुद है और हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, हमारी फौज की जो सलाहियत है, हमारे फॉरेन ऑफिस की, हमारा बयानिया जो है उसकी जीत है। अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन पर ये मवाद डालने की इजाजत हम देते रहे बाकी दुनिया को, तो वही होगा जो हमने देखा। और ये जो दुनिया ने, बावजूद इसके कि हमने उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया इंडिया को, उसके बावजूद जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे जो इंडिया का बयानिया के हक में बोल रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। 3 ग्रुप खास तौर पे हमें उनके बारे में सोचना है कि क्या वैल्यू रह गई है इनको प्रोटेक्ट करने की। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क, अगर ये 3 ग्रोह जो हैं ये एक फंदे की तरह पाकिस्तान के लिए लायबल रहे, तो जितनी भी हम अच्छी कार्रवाई करें जिस तरह इस दफा की, अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिकली हमें इंडिया और बाकी दुनिया के ममालिक जो है कॉर्नर करते रहेंगे। तो हमने उनके ट्रैप में नहीं गिरना, हमने पाकिस्तान के लिए करना है। इसी पे आपका मौकिफ चाहूंगा अमजद शोएब साहब, क्या अब हमें भी अंदर देखने की जरूरत है? ये जो सवाल उठते हैं पाकिस्तान पे बार बार, इसको एड्रेस करना पड़ेगा हमें। देखिए मैं एक चीज बताऊं, असल किस्सा क्या है कि ये तीनों ग्रोह या जो भी जिसकी ये बात कर रहे हैं मुशर्रफ, ये हमारे लाइबिलिटी नहीं है। ये वो लोग हैं जो भी कुछ नहीं कर रहे, ये यहां पे रफ़ाए आमा के काम कर रहे थे, और सिर्फ ये तीनों बैन किए हुए आपने, हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए हमें, अगर वो इनको यूज करता है इनके नाम, तो हम इनको सजा नहीं दे सकते। हम इनको ये नहीं कर सकते कि इनको उठा के तो दीवार पे लगा दें। एक बात जहन में रखिए, हमने जब इनको कंट्रोल किया था वो 2003-4 की बात थी, और हमारा उन्होंने उस वक्त बुरा मनाया इन लोगों ने, उसी से पंजाबी तालिबान बने, उसी से टीटीपी में लोग गए। अब ये लोग कुछ नहीं कर रहे। सर ये भी अगर आप इनको ढीलोखार करेंगे, सर ये एक मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात फाटा में और नॉर्दर्न एरियाज में बना था टीटीपी जो है भाई, मेरी बात बजौड़ में जब बात मदरसे पे अटैक हुआ था उसके बाद बना था, 2007 में टीटीपी बना है। असल किस्सा यह है कि अगर आपने इनको दीवार से लगाया, ये आपके खिलाफ हथियार उठा लेंगे। दीवार से लगाने हम अरसा दराज से ये कह रहे हैं कि भाई इनको डी रेडिकलाइज करके डी वेपनाइज कर दें, इनको अपने कामों में लगाएं। इसमें हमारी रियासत ने मेरी बात सुनो ना यार, बात तो सुन लो सर। एक सवाल सुन लीजिए ना, हमारी रियासत ने ये साबित कर दिया है कि कोई ऐसा गिरोह नहीं है पाकिस्तान में जो रियासत को दीवार से लगा सकता है। ये कोई नहीं कर सकता, ताकत नहीं है किसी में। मेरी बात सुन लें, जी मेरी बात सुन लें। बाहर से जो भी कहता रहे, मुजरिम आपकी सफों में हैं जो रोज ये राग लापते हैं। बाहर आपने मेन स्ट्रीमिंग की, गुलबदीन हिकमत यार की, जो कातिल था काबुल का, किसी को तकलीफ नहीं हुई, ना पाकिस्तान में ना बाहर। अब तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, उनको मेन स्ट्रीमिंग करने में लगे हुए हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। यहां मरते जा रहे हैं जब हम कहते हैं कि यार इन लोगों को बिला वजह ना तंग करो। हमने इन तीनों को यहां पे थिंक टैंक के अंदर बुलाया, इनके लीडर्स को, हाफिज सईद को, लोगों को। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर एक भी जुर्म साबित हो जाए हमें फांसी दे दें। अगर अमेरिका या यूनाइटेड नेशन इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, तो फिर अगर हमारा मौकिफ इनके बारे में मुख्तलिफ है तो हम कॉन्टेस्ट करें। हम नहीं करते, हम भी यही कर रहे हैं, हम भी उनके ऊपर वही मौकिफ रखते हैं जो आधी दुनिया रखती है। मेरी बात सुने, पहली बात यह थी कि हमारे शहरी थे, हमें इनको डिफेंड करना चाहिए था वहां पे। जब सबूत कोई नहीं देता कैसे कह दें हम कि ये दहशतगर्द हैं। फिर दूसरी बात यह थी कि यहां पे जो यूनाइटेड नेशन ने जितनी सैंक्शंस लगाई वो हमने उनके ऊपर लगा दी। वो ट्रैवल बैन है, उनके अकाउंट्स बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दिया। नहीं किया, इसीलिए एफएटीएफ पे नहीं किया। फांसी दे दो। एफएटीएफ पे तो जरदारी साहब पूछें। ठीक है, अब ये हो रही है, बहस थोड़ी सी तभी हमें कोई एक बंदा बता दे, पे लगा देते सारे, एक बंदा बता दे पे एक बंदा बता दे कि हाफिज सईद की को मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एफएटीएफ की बुनियाद 2 चीजों पे है। देखिए गलत बयानी नहीं करनी चाहिए हमें। एफएटीएफ की बुनियाद 2 चीजों पे, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे और एक काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे है। अगर काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे पाकिस्तान अपनी वल्नरेबिलिटीज छोड़ेगा तो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को पनिश करने की कोशिश करेंगे। जो भी पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमें इसको पे अटेंशन नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली पाकिस्तान के दुश्मनों के हक में बोल रहे हैं। लॉन्ड्रिंग पे आप बिल्कुल कवानीन बनाएं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है, पकड़े। लेकिन आज दिन तक कोई हाफिज सईद का केस निकला है मनी लॉन्ड्रिंग? लेकिन आलमी दुनिया ने कहा है और अब तो बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है कि इन लोगों के नाम आपको डालने पड़ेंगे जो यूनाइटेड नेशन में और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनको कहा गया उनके नाम डालने पड़ेंगे, वरना ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मेरे ख्याल से ये तो अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, जेयूडी और एफआईएफ को फिर से लिस्ट पे डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिदा में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ
पुलवामा अटैक के बाद और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी के बाद पहली मर्तबा भारत की जानिब से मुस्बत पैगाम आया है। अब से कुछ देर पहले रशिया में भारतीय एम्बेसडर वेंकटेश वर्मा की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम हो रही है, सूरत हाल बेहतर हो रही है और इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई तीसरा मुल्क सालिस का किरदार अदा करे। ये दोनों मुल्क आपस में बैठ के मामलात को हल कर सकते हैं। हमने देखा है कि पुलवामा अटैक के बाद और इसके बाद जब इंडिया ने जो है पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस किया, पाकिस्तान में उन्होंने बम गिराए, जिसका जवाब भी पाकिस्तान ने दिया। जंगी जुनून सवार था इंडियन हुकूमत पर, इंडियन मीडिया पर, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पीस का मैसेज आ रहा था। और कल हमने इंडियन पायलट को भी रिहा किया। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी कुछ हद तक मुस्बत पैगाम आए हैं। उनके जो एम्बेसडर है रशिया में, वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है, तीसरे मुल्क को सालिसी का किरदार अदा करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? और बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान मामले में अगर ये कशीदगी कम होने जा रही है तो इस पूरे मामले में हमें बड़ा एडवांटेज मिला है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन अब जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान भी इंट्रोस्पेक्शन करे, देखे कि जो हमारे अंदर खामियां हैं उसको कैसे दूर करना है। कल भी शाह महमूद कुरैशी का जो इंटरव्यू था BBC पर, उस पर बार बार उनसे मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के हवाले से सवाल किया गया। पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या कार्रवाई और किस किस्म की कार्रवाई पाकिस्तान करने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रशिया में जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी कम हो रही है, किसी तीसरे मुल्क को मीडिएट करने की जरूरत नहीं है, सालिस का किरदार अदा करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? कोई मुल्क अभी भी बीच में पड़कर मामलात को हल कराए या बायलैटरली पाकिस्तान और इंडिया इस मामलात को, इस कशीदगी को कम कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये खुशाइंद बयान है उनके सफ़ीर का। दूसरी बात यह है कि रूस ने खुद मीडिएशन जो है उसकी ऑफ़र की थी, जिसको आपने को मालूम है शाह महमूद कुरैशी साहब ने ईवान में उसको खैर मकदम किया था। और बिल्कुल हम तैयार हैं इस किस्म की मीडिएशन के ऊपर। हिंदुस्तान हमेशा इस मसले को एक बायलैटरल प्रॉब्लम बनाना चाहता है कश्मीर को, लेकिन इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है, लिहाजा कतई तौर के ऊपर एक बायलैटरल मसला तो है नहीं। जाहिर है इसके ऊपर कई मसाइल हैं, उनके ऊपर आपने जो है वो बात करनी है। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम मीडिएशन के लिए भी तैयार हैं और बायलैटरल के लिए भी, निगोशिएशंस के लिए भी तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी दोनों तकरीरों में ये ऑफ़र जो है वो कर चुके हैं। अगर भारत बायलैटरली ये मामला रिजॉल्व करना चाहे तो मेरे ख्याल में हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फवाद साहब, एक तरफ वहां के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो रही है, कशीदगी कम हो रही है, मीडिएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन LOC पर हम देख रहे हैं कि वहां पर इंडिया की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग हो रही है। आज भी पाकिस्तान के 2 जवान शहीद हुए हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन LOC पे अभी भी बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला जारी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इस वक्त एक वॉर फ्रेंजी है, एक जंगी जनून है और उनकी सियासी क़यादत का ये किया धरा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दामात किए, उसके नतीजे में पूरा ख़ित्ता एक कहिए कि जंग की भट्टी बन के रह गया तो गलत नहीं होगा। और ये अगर पाकिस्तान की क़यादत साहिब ना होती और एक स्टेट्समैन पाकिस्तान की लीडरशिप ना कर रहा होता और जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हमने जो रवैया इख्तियार किया, अगर वो ना होता तो यकीनी तौर के ऊपर बहुत पोटेंशल था कि हज़ारों लोग इस जंग में लुक़मा अजल बन चुके होते। लेकिन चूँकि हमने एक बड़ा रैशनल इसमें रवैया रखा, पाकिस्तान ने बहैसियत कौम एक बहुत रैशनल रवैया रखा, उसकी वजह से इसको काफ़ी हद तक अवॉइड करने में कामयाब हो गए हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, वहाँ पर इलेक्शंस मेरा ख्याल अब तकरीबन 36 दिन रह गए हैं। अनाउंसमेंट उसकी मैक्सिमम होने में हो सकता है उससे पहले हो जाए, तो लगता नहीं है इलेक्शन से पहले वो को बड़ा इस सिलसिले में को कदम उठाएं या उठा सकने की पोजीशन में हो। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है और इसके साथ साथ भारत में भी अब मैं जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, इवन मीडिया रिपोर्ट्स भी, उनमें माहौल तब्दील हो रहा है। और यकीनी तौर पे इंडिया में जो भी माहौल हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक कह रहे हैं, वहां पे इलेक्शन है, अपने मासेस में वो जो बेचना चाहे बेचे, उनका मीडिया जो कहना चाहे कहे। लेकिन अगर इतनी मीडिएशन के बाद और पाकिस्तान का एक पीसफुल मैसेज भेजने के बाद भी LOC पे उनकी इस तरह फायरिंग होती रहेगी और मामलात इतने वहां पर खराब रहेंगे, कशीदा रहेंगे, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद माहौल ठंडा हो तो कोई और एडवेंचर भी करने की कोशिश कर सकता है नरेंद्र मोदी।
मेरा ख्याल है अब इतना टाइम नहीं रहा। ख्वाहिश तो यकीनन उनकी यही होगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब उनकी कैपेसिटी नहीं रही, और जो जो आगे मामला बढ़ेगा, जो जो थोड़ा वक्त और गुजरेगा, उनकी कैपेसिटी जो है वो एरोड हो रही है, एरोड हो चुकी है। इसलिए ये मामला हम जो है वो तकरीबन संभाल लिया है काफ़ी हद तक हमने। और जहाँ तक LOC के ऊपर फायरिंग का ताल्लुक है, ये तो भारत की एक पुरानी प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो आबादी है सिविलियन, हमारा प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान का कि ज़ाहिर है कश्मीरी दोनों तरफ बसते हैं, लिहाजा हम तो किसी आबादी को निशाना बना ही नहीं सकते। फवाद साहब, जो आप कह रहे हैं कि खतरा बहुत हद तक टल चुका है, उसकी तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनकी जारहियत का पाकिस्तान जवाब देगा। हमने जवाब दिया तो जाहिर सी बात है जो लोग वहां पर कह रहे थे कि बड़ा जबरदस्त इंडिया ने किया है काम पाकिस्तान की सरजमीन पे घुसकर, तो उनको अब पता चल गया कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें जंग नहीं चाहिए। फिर जो पीसफुल इनिशिएटिव पाकिस्तान ने बार बार दिया है, उससे भी वहां पर जो सेन वॉइसेज हैं उन्होंने प्रेशर डाला है मोदी के ऊपर कि वो थोड़ा सा पीछे हटें। और फिर जो 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 मीडिएशन की है, जो जिन ममालिक ने इन्वॉल्व होकर इन मामला को ठंडा करने की कोशिश की है, वो भी एक बड़ा अहम रोल है। तो मैं पूछना आपसे खासतौर पर ये चाहूंगा कि सऊदी अरब हो, UAE हो, अमेरिका हो, जो इन्होंने मीडिएशन की है, तो उसमें क्या कंडीशंस क्या है, पाकिस्तान से क्या मुतालबात हैं इनके? नहीं, पाकिस्तान से जो मुतालबात थे वो तो यही थे कि आप इस टेंशन को ना बढ़ाएं। ये मुतालबा नहीं था, ये तो हम खुद भी, हमारा फैसला यही था और हम इसी नतीजे पे पहुंचे थे। और इसीलिए हमने जो आपने देखा है पूरे पाकिस्तान में ही माहौल नहीं था, एक जिंगोइज्म, वॉर जिंगोइज्म जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ये माहौल था, हमारी तरफ तो माहौल ही नहीं था। सो इसीलिए अमेरिका का, चीन का, UAE का, सऊदी अरेबिया का, यूरोपीय यूनियन का, वो कामयाब हो सके अपनी कोशिशों में, क्योंकि हमारे हमारे ताउन के बगैर तो मुमकिन नहीं था। लिहाजा जाहिर है कि हमने एक किरदार अदा किया है, और उसके लिए इसीलिए तो मैंने अब नेशनल असम्बली में रेजोल्यूशन जमा कराई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो नोबेल पीस प्राइज़ की जो नॉमिनेशन का तरीका है वो है ही ये कि नेशनल असम्बली जो है वो नॉमिनेट करे या नेशनल असम्बली मेंबर उसको नॉमिनेट करे। तो हमारा जो किरदार है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो किरदार है, उसकी वजह से ही ज़ाहिर है ये टेंशन कम हो सकी है अब और नेशनल दुनिया असेंबली को अपना में किरदार अदा आपकी करने का पार्टी मौका मिला। तो सपोर्ट करेगी इस करारदाद को, क्या ऑपोजिशन भी करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि इमरान खान साहब मोदी को तो टेलीफोन कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। आज जरदारी साहब से भी यही सवाल हुआ, तो जरदारी साहब ने कहा कि आप इमरान खान से पूछें कि क्यों वो मोदी को कॉल कर लेते हैं लेकिन मुझसे नहीं हाथ मिलाते। तो अगर अमन का अवार्ड चाहिए इमरान खान साहब को, तो फिर ये हर तरफ से होना चाहिए ना, सिर्फ मोदी के लिए ये या अफगानिस्तान के लिए नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ भी होना चाहिए ना अमन। पॉलिटिकल पार्टी से देखिए, हमारा इमरान खान का क्या, शहबाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। इनका सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ का, जरदारी साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो ये है कि जो मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं उसके ऊपर PTI बात ना किया करे, PTI जो करप्शन हुई है उसके ऊपर मुंह बंद रखे। वो जाहिर है थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। हम एक एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर आए हैं, सवाए इसके और तो हमारी क्या लड़ाई है अपोजिशन से, बाकी सारे मामलात के ऊपर नेशनल जो प्लान है उनके ऊपर तो हमारा नहीं कोई हटना प्रॉब्लम चाहते नहीं। तो आप पोजीशन से पीछे ना हटें, जैसे हम इंडिया के साथ अपनी पोजीशन पे पीछे नहीं हटते, लेकिन हाथ तो मिला सकते हैं ना कौमी असेंबली में। ये शिकवा है उनका कि हमें टेलीफोन कर सकते हैं, सब साथ बैठने की जरूरत हो कौमी मफाद में। ये मामला है ना। फ्रैंकली सच्ची बात तो यह है कि हमारा वोटर तो पसंद नहीं करता। वो एक शादी में जो है वो अपना राना सनाउल्लाह से मैंने हाथ मिला लिया, सारे PTI के लोगों ने वो मेरी क्लास ली है, और लोग हमारे पसंद ही नहीं करते। ये अली मोहम्मद ने एक तस्वीर बना ली थी इनके साथ, ये जो है फॉर्मर वोटर की प्लानिंग पसंद और मिनिस्टर नापसंद एहसन होगी या इकबाल। असूली पोजीशन होगी। इस तरह तो मोदी भी कहता है कि मेरा वोटर पसंद नहीं करता मैं पाकिस्तान से दोस्ती की बात करूं, तो फिर इसीलिए मोदी कहता है कि मैं तो जंगी की बात करूंगा। तो हर चीज वोट पर तो नहीं होती, असूली पोजीशन भी लेना कभी। तो असूली पोजीशन भी यही है, अगर आप जो है वो कर रहे हैं, अगर आप केसेस के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ शुरू कर देंगे तो असूली पोजीशन तो आप पीछे ले जाएंगे ना। असूली पोजीशन जो है वो इस वक्त यही है हमारी, जो हमने ली हुई है उसके मुताबिक जो है वो चलेंगे। हम अपोजिशन सिर्फ केसेस के ऊपर मुतालबा ना करे, बाकी हर मामले में हम उनके साथ हैं। सही। अब ये अच्छी बात है अगर कशीदगी कम हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ हो वो तस्लीम किया गया है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह हुई है। तमाम इंटरनेशनल पेपर्स आप उठा के देखें वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, खासतौर पर इमरान खान साहब ने जिस तरह की पोजीशन ली है उसकी बड़ी तारीफ। लेकिन फवाद साहब, अहम बात यह है कि हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे।
बहुत सारी बातों पे हम कहते हैं कि इंडिया को देखना चाहिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि कश्मीर में क्या हालात है। इसी तरह हमें भी चंद मामलात पे इंट्रोस्पेक्शन करनी है। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसी तंजीमें हैं जिसको दुनिया भर ने ब्लैकलिस्ट करार दिया है, हमने भी ब्लैकलिस्ट डिक्लेयर किया है और उन पे हर बार सवाल भी होता है। कल भी बीबीसी के इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी साहब से बार बार जैश ए मोहम्मद पर और मसूद अजहर पर सवाल हुआ है। इस हवाले से आपकी हुकूमत की अब पॉलिसी क्या है? क्या दुनिया को हमेशा एक मौका दिया जाएगा कि वो इन पर सवाल करते रहें या इस पर हम फुल स्टॉप भी लगाएंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की है और इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पाकिस्तान में भी है, कोई शुबा नहीं है। यहाँ पर कल भी जो है पार्लियामान में भी मैंने ये कहा था कि हमारे एमएनएज और जो हमारे बड़े लोग हैं वो 15-15 गार्ड्स के बगैर पाकिस्तान में नहीं निकल सकते, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर कोई उनकी जान जो है वो ख़तरे में है। और पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म एक प्रॉब्लम है जिसको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए और उसके ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ये मौका हमें मिला है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के साथ खड़ी है और इस वक्त पाकिस्तान को अपनी जो पुरानी पॉलिसीज़ थी उनको रिव्यू का पाकिस्तान पहले ही कर चुका है। उन पर जो अमल दरामद में कुछ कमियां रह गई हैं, ज़रूरी है कि उसको हम मुकम्मल करें। और वो तमाम तंजीमें जो बहरहाल पाकिस्तान की ज़मीन का माजी में ये इल्ज़ाम लगता रहा है हम पे कि वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल करती रही हैं या हमारे लोग उनमें इस्तेमाल होते रहे हैं, हमें यकीनी तौर के ऊपर बड़ी ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। और हम अमली इक़दामात इसलिए भी ले चुके हैं, आप खुद कह रहे हैं हुकूमत की ख्वाहिश है, इदारे आपके साथ खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है, ऑपोजिशन इस पर कोई जो है सियासत नहीं खेल रही है, तो ये तो बेहतरीन मौका है। लेकिन साथ साथ क्या जिन ममालिक ने मेडिएशन किए, क्या उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान को जो है इस मामले पे कुछ करना पड़ेगा? देखिए, इसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो यूनाइटेड है, हम खुद यूनाइटेड हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारा खुद अपने मुफाद में है कि हमारी ज़मीन कहीं इस्तेमाल ना हो। देखिए, फैटफ हमारा रिव्यू हो रहा है, कतई तौर के ऊपर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फैटफ में ब्लैक लिस्ट हों, लिहाजा हम पूरी कोशिश करेंगे कि फैटफ की जो शराइत हैं हों और हम इसमें से ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर निकलें। लिहाजा हमें बहुत ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है अपने इंतहा पसंदों के खिलाफ और उससे पहले उन तंजीमों के खिलाफ जो माजी में इल्ज़ाम लगता रहा है कि यहाँ से ऑपरेट होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खत्म करने के लिए ठोस इकदाम लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।